बात आती है मेडल जीतने की तो फिर मोटिवेशन तो आते ही है। जो मेडल आप जीतते हो किसके लिए? देश के लिए जीतना चाहती हूँ। अभी तो मैं नेशनली खेल रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे को ओलंपिक में भी जाना है। शेल से ही मैं जानना चाहूंगा, शेल तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है? सुबह 2 बजे उठना पड़ता है मेरे को। सुबह 2 o'clock? ओह माय गॉड। कितनी प्रॉब्लम्स आती है इस सब चीज़ों को मैनेज करने में? स्टडीज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो स्टडी को मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। स्टडीज़ के लिए फिर आप कैसे मैनेज करते हैं, और दूसरी बात आपका प्रोफेशन कैसे अलाउ कर देता है, या फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने अपने क्लिनिक के टाइमिंग इस तरह से कर लिए हैं ताकि मुझे भी प्रॉपर रेस्ट मिल पाए और मैं अपने मरीजों को और अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभा पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल यदुवंशी और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 ऐसे गेस्ट जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर खेलो इंडिया खेलो की थीम जिस तरह से केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई है उसको लेकर के कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं पार्टिसिपेंट्स, यानी कि बात करें एथलीट। हमारे साथ हैं शेरिल। हेलो शेरिल। और शेरिल के फादर डॉक्टर तोमर। हेलो डॉक्टर। हेलो राहुल। तो शेरिल के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं, रोलर स्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो एशियन गेम्स में भारत को 2 मेडल मिले, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी लोग सोचने लगे कि आखिर रोलर स्केटिंग में किस तरह का भविष्य है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शेरिल से। शेरिल, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने एशियन गेम्स में देखा कि भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद आपने सोचा कि यस, अब तो मुझे यही करना है और गेम्स में मेडल लेकर के आना है। काफ़ी अच्छा लगा जान के कि एशियन में 2 ब्रोंज मेडल आए हैं इंडिया के, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव था। इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया और जल्दी शायद वो ओलंपिक में भी आ जाएगा स्केटिंग। डॉक्टर तोमर, जैसे इन्होंने कहा कि ओलंपिक में भी आ जाएगा, तो फिलहाल अभी शेरिल की तैयारियां किस तरह से? ये शेरिल इज़ हरसेल्फ वेरी डेडिकेटेड और बहुत ही मेहनत और शिद्दत से करती है। जब ये बहुत छोटी थी तो मैंने इसको एक बेसिक स्केट्स ला के दिए और उसके ऊपर ये चल करके काफ़ी बैलेंस बना करके चल रही थी। और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मैं ये बात एज अ पेरेंट भी कहना चाहूँगा कि हम कभी बच्चों को पुश नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। उनका सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड शेरिल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रोलर स्केटिंग। तो स्कूल से ही इसकी शुरुआत हुई और शी वॉज सो मच डेडिकेटेड। बहुत ही छोटी सी थी जब हम इसको पंजाब यूनिवर्सिटी लेकर गए, वहाँ पर ये मेडल जीत करके लेके आई, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि शी कैन डू एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल ऑल्सो। बिल्कुल डॉक्टर तोमर, आपने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई। शेरिल, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से स्केटिंग की शुरुआत हुई, आखिर ये अचानक से कैसे आपको शौक जगा कि ठीक है स्केटिंग करनी चाहिए? कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे? स्टार्टिंग में जब मैं 5 साल की थी तब पापा ने मेरे को गिफ्ट में स्केट्स दिए थे और मैंने खुद से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर धीरे धीरे मेरा बैलेंस बना और मैंने 6 इयर्स की जब मैं थी तब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्केटिंग के लिए कंपटीशन किया था, तो उसमें मैंने डायरेक्टली गोल्ड मेडल जीत लिया एंड तब से फिर मैंने स्केटिंग को थोड़ा। ये कोइंसिडेंस था? एक्चुअली में मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी तो मेरे ख्याल से कोइंसिडेंस ही था। हाँ। लेकिन फिर बाद में जब मैंने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की तो फिर ठीक है। तो एक कोइंसिडेंसली हम मान सकते हैं कि आपका डेडिकेशन था, डैडी का गिफ्ट था, वो रोलर स्केट आपने पहना और उसके बाद आपको एक मेडल मिल जाता है और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है रोलर स्केटिंग के लिए। उसका जो दूसरा कंपटीशन था तो क्या उसके लिए भी कुछ तैयारी थी या फिर वहाँ पर आपको टफ कंपटीशन मिला? उसमें काफ़ी टफ कंपटीशन था और कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो उसमें फिर मैंने देखा कि मतलब सब इतने डेडिकेटेड है और सब ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। मैंने कुछ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया। लेकिन फिर मैंने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट की, उसके बाद से फिर मेरा काफ़ी अच्छा गया। डॉक्टर तोमर, जब बात करते हैं शेरिल के, पहला तो कोइंसिडेंस हो गया, ठीक है, दोबारा जब ये कंपटीशन में जब जाती है और वहाँ पर इसको टफ कंपटीशन मिलता है, देन यू रियलाइज कि अब जिस तरह से इसने फर्स्ट कंपटीशन जीता है, अब आगे जिस तरह से बढ़ रही है तो अब इसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और अब ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा और डेडिकेटेडली लगना पड़ेगा ऐसे फादर। देखिए, एज अ पेरेंट आपको हमेशा अच्छा लगता है जब आपके बच्चे अच्छा करते हैं, तो उसी तरह से मैंने सोचा एंड आई ट्राई टू गिव हर अ प्लेटफॉर्म। देन लोगों से बात की और इसके बारे में पढ़ा, नॉलेज ली। तो इंडिया में रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो सब कुछ मैनेज करती है, उन्हीं के डेडिकेटेड कोचेज़ हैं। उनसे मैंने बात की कि इंडिया में बेस्ट कोच कौन सा है और बहुत लक वाली बात थी कि हमें दिल्ली में वो मिल गए और हमने उनके साथ क्लासेस शुरू करी। साथ साथ उनके डाइटिशियन के प्लान होते हैं तो इनको हमने न्यूट्रिशनिस्ट के साथ भी कनेक्ट कराया।
देन हमें पता लगा कि और स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, तो मिस्टर विकास हैं, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी हमारी। तो धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि शेरिल अभी 13 ईयर्स की है। शी स्टार्टेड स्केटिंग एट द एज ऑफ 6, तो करीब 7-8 ईयर्स की एज के अंदर बीच में कोविड भी आया था जी। देन हम लोग ऑनलाइन शेरिल की क्लासेस करते थे। देन शी स्टार्टेड गेटिंग, जो रोलर स्केटिंग फेडरेशन के नेशनल गेम्स होते हैं उसमें मेडल आने लगे शेरिल के। गोवा में जाके गोल्ड लेके आई, अमृतसर में जाके गोल्ड लेके आई, देन पोलाची में शी वॉन सिल्वर मेडल। पोलाची साउथ इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे तमिलनाडु के बहुत ही डेडिकेटेड स्केटर्स रहते हैं। वहाँ जाकर जब शेरिल जीतने लगी तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। देन वी प्रिपेयर हर ओन जिम, और बहुत ज़्यादा जितना कुछ कर सकते हैं, और बेस्ट डाइटिशियन के साथ, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मैंने काम किया। नाउ शी इज़ वेरी मच सेल्फ मोटिवेटेड। तो शेरिल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी डैडी ने बताया आपके कि कंपटीशन बहुत टफ था, और अलग अलग स्टेट में जाके जब आपकी परफॉर्मेंस निकलने लगी तो ऐसे में सबसे टफ कंपटीशन कहाँ से मिला? तमिलनाडु से? हाँ। रियली? क्या इंसिडेंट था, बताओ। सबसे टफ तमिलनाडु में 3 रेसेस मिलती है हमें। तो पहली 2 रेसेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी, लेकिन जो लास्ट रेस थी उसमें मैंने काफ़ी मोटिवेट होके खेला था, और उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो इसके लिए आपको लग रहा था कि वाकई में यहाँ पर जाकर के मेडल मिल ही जाएगा मुझे, या जब टफ कंपटीशन में तो लगा कि नहीं थोड़ा मुश्किल है? लगता तो था थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर जब बात आती है मेडल जीतने की तो फिर मोटिवेशन तो आता ही है। तो ये जो मेडल आप जीतते हो किसके लिए? पापा के लिए, अपने लिए, देश के लिए, स्कूल के लिए, किसके लिए? देश के लिए जीतना चाहती हूँ। अभी तो मैं नेशनली खेल रही हूँ, फिर उसके बाद मेरे को ओलंपिक में भी जाना है जब वो आएगा। अभी तो एशियंस के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। डॉक्टर तोमर, जैसे अभी शेरिल ने बताया कि ओलंपिक्स में ये गेम अभी नहीं आया है, ऐसे में रोलर स्केटिंग को लेकर के अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो आपके सामने क्या क्या हर्डल्स आते हैं और फिर आपने उसको कैसे उनको ओवरकम किया? देखिए, ओलंपिक्स में ये स्पोर्ट है, बट वो आइस स्केटिंग की फॉर्म में है। रोलर स्केटिंग का मतलब समझ लीजिए आपकी व्हील्स होते हैं, जिसको हम लोग ने नॉर्मल ड्राई इन्वायरमेंट में चलाना होता है। दोनों की टेक्निक्स और पोजीशन और सारी की सारी ट्रेनिंग सेम ही है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आइस स्केटिंग को लेकर के, इसलिए रोलर स्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर रोलर स्केटिंग की भी बात करें तो बहुत ही कम ग्राउंड्स हैं जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग कर पाते हैं, तो हमको स्पेसिफिकली टाइम लेना पड़ता है, आर्ली बेसिस पे स्टेडियम बुक करने पड़ते हैं, तब हम इनकी ट्रेनिंग करा पाते हैं। उसके लिए हमें गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ता है, कई बार मोहाली ट्रैवल करना पड़ता है, कई बार हम लोग साउथ में भी जाते हैं, कई इंटरनेशनल कोचेज आते हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्योंकि अगर आप चाइना को लेकर के देखें या यूरोप में जाकर के देखें तो ये स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। और वर्ल्ड स्केट गेम्स होता है जो यूएस में भी हुआ था, अभी बीच में यूरोप में भी होते हैं वो कॉम्पिटिशन्स, जो अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं। तो अलग अलग उनके काउंटीज़ के अंदर ये कॉम्पिटिशन होते हैं, तो वहाँ पे बहुत मोटिवेटेड है लोग, ज़्यादा टेक्निकली साउंड है। यहाँ पे इतनी टेक्निकल साउंडनेस नहीं है, बट कुछ ऐसे कोचेस हैं जिनके साथ हम लकली कनेक्ट हो पाए, जैसे मोहसिन राना है, विकास जी हैं, और इनके साथ मिलकर के लगा कि हाँ बहुत कुछ करना बाकी है इस गेम को लेकर के, और नॉलेज आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ये फ्लरिश नहीं हो पाया है। इनफैक्ट हमारे नेशनल गेम्स में भी गोवा के अंदर ये एक बार इंक्लूड किया गया था, बट बहुत अच्छा लगेगा अगर रोलर स्केटिंग स्पेसिफिक ओलंपिक्स में अगर आएगा तो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि अगर आइस स्केटिंग की फॉर्म में रहेगा तो हमें शायद इंडिया से बाहर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट बिकम वेरी कॉस्टली, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही शेरिल कैन गिव ट्रायल फॉर इंडियन टीम। शी इज राइट नाउ 13 इयर्स एंड शी इज डूइंग सो गुड। शेरिल, जब पहली बार मेडल मिला आपको तो सबका रिएक्शन कैसा था? डैडी का, मम्मी का, क्लास टीचर का, स्टूडेंट्स जो आपके साथ कोचिंग करते होंगे उनका, और फ्रेंड्स का? मेरे पापा काफ़ी खुश थे और मम्मी भी काफ़ी खुश थी, दादी दादू तो और भी ज़्यादा खुश थे। और फिर स्कूल में मेरे को फेलिसिटेट भी किया था स्टेज पे, तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा जीत के। कि मेडल जीतने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि अब तो ओ माय गॉड, अब ये तो जीत लिया, अब तो इससे भी बड़ा वाला मतलब कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हर कंपटीशन एक ही जैसा होता है, कॉम्पिटिटिव तो होता ही है। ओके। शेड्यूल के तो काफ़ी हेक्टिक रहता है। मैं समझ सकता हूँ। सुबह 2 बजे उठना पड़ता है मेरे को। सुबह 2 o'clock? ओ माय गॉड, कैसे मैनेज करती हो? रात को जल्दी सोना पड़ता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे के लिए भी रेडी होना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो 2 बजे उठती हूँ मैं, 4 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं। ओके। दिल्ली अराउंड 1 घंटा लगता है मैं जाने में, और उधर मेरी 4 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है 6 o'clock तक, तो 7 o'clock तक मैं घर आ जाती हूँ। ओके। और फिर उसके बाद मैं स्कूल जाती हूँ।
स्कूल जाने के बाद जब मैं 3 बजे आती हूँ घर, उसके बाद शाम को भी मेरी ट्रेनिंग होती है। ओके। फिर ट्रेनिंग करके मेरे को जल्दी सोना पड़ता है, जिससे मैं अगले दिन के लिए फिर से 2 बजे उठ सकूँ। तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है इस सब चीज़ों को मैनेज करने में? स्टडीज़ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, तो स्टडी को मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। और गेम्स को मैनेज करना? गेम्स तो चल ही रहा है, पैशन है। डॉक्टर तोमर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब स्टडीज़ की अगर बात आती है तो ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें लाइफ में जीना पड़ता है। स्टडीज़ के लिए फिर आप कैसे मैनेज करते हैं, और दूसरी बात, आपका प्रोफेशन कैसे आउट कर देता है, या फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आई वुड से आई एम वेरी लकी इन दिस केस, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, तो मैंने अपने क्लिनिक के टाइमिंग इस तरह से कर लिए हैं ताकि मुझे भी प्रॉपर रेस्ट मिल पाए और मैं अपने मरीजों को और अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली निभा पाऊँ। और रही बात स्टडीज़ की, आई नो इट्स वेरी टफ, तो ऐसा इन्वायरमेंट शेरिल को काफ़ी बचपन में मिल गया था, जिसमें वो सुबह जल्दी उठ के, जो भी हम लोग ट्रैवल जब करते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और ऑनलाइन इतनी क्लासेस चलती हैं, तो मॉर्निंग में ये अपना देख करके वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख करके सीखती हैं, और जो सुबह का टाइम होता है ट्रैवलिंग का, वो डेडिकेट करती हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। और वो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि यार आप 1 घंटा डेली पढ़ो या 1.5 घंटा डेली पढ़ो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सडनली उठा करके एक सिलेबस पढ़ना शुरू करो, तो इस तरह के इसके अंदर खुद ही डेडिकेशन है। और आई मीन शी इज़ डूइंग गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, आई मीन वेरी हैप्पी। तो शेरिल, क्या लेक्चर रिकॉर्ड करके कार में सुन के जाना भी होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, सुबह अराउंड 2 घंटे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हर दिन मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ ऐसे ट्रैवलिंग के लिए। तो फ़ोन पे मैं, जैसे लेक्चर्स काफ़ी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो देख लेती हूँ, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो काफ़ी ईजी हो जाता है फिर पढ़ाई मैनेज करना। ओके, तो जैसे पापा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, अभी जाके वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है या ट्रेनिंग सेशन को पूरा करना है, तो इन बिटवीन किसके बारे में, गेम्स के बारे में बात होती है या स्टडीज़ के बारे में बात होती है? क्योंकि स्टडीज़ के बारे में तो बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता होगा। गेम्स के बारे में ही होती है, क्योंकि अगर एक चीज़ पे फोकस है तो उसी पे रहता है। अगर स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ तो स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ, अगर गेम्स पे फोकस कर रही हूँ तो गेम्स पे ही फोकस कर रही हूँ। ठीक है, डाइट प्लान मैं आपके डैडी से तो जानूंगा ही जानूंगा, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, ये जो डाइट है, क्या क्या चीज़ मिस करते हैं? चॉकलेट्स मिस करते हैं, आइसक्रीम मिस करते हैं, स्वीट्स मिस करते हैं, क्या मिस करते हैं, और क्या लगता है कि ये डाइट परेशान करने वाली है थोड़ी सी? नहीं, डाइट तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होती थी, स्वीट्स काफ़ी टेम्पटिंग होती थी, लेकिन फिर बाद में आदत हो गई है, अब मन ही नहीं करता खाने का। रियली? ये सेक्रीफाइस लगता है। ठीक है, और क्या क्या फेवरेट चीज़ें हैं जो आपकी डाइट से दूर हो गई हैं? आइसक्रीम। ओह माय गॉड। डॉक्टर तोमर, जैसे बताया कि ठीक है, चलो एक दिन रेस्ट होता है, तो अब ये भी अपने आप में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्रॉपर जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो आपने क्या कुछ इसके लिए कैसे मैनेज की चीज़ें? देखिए, मैं जब यंग था, जब मैं मेडिकल एजुकेशन ले रहा था, तो मेरे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा कॉलेज आते थे, सर्जरी करते थे और कभी छुट्टी नहीं लेते थे। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने सर छुट्टी तो ले लिया करो कभी आप। तो उन्होंने मतलब बोला, डॉक्टर तोमर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो छुट्टी लेने का ख्याल कभी आता नहीं। तो ही वॉज सो मच इन लव विद दिस। तो सेम गोज फॉर शेरिल। मैं जब शेरिल को कभी स्कूल के लिए उठाता हूँ तो कई बार बोलती है डैडी आज मूड नहीं है, बट स्केटिंग के लिए शी इज़ ऑलवेज रेडी। और चाहे 2 बजे उठना हो, तो मुझे कभी इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने बच्चों का क्या हॉबी है, क्या इंटरेस्ट है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। एंड शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट शेरिल का जो मोटिवेशन है वो मुझे हमेशा हमेशा पंप अप रखता है। और she is very much, she genuinely love her sports। तो ये वर्कआउट कैसे मैनेज करती है? क्योंकि बड़ा मुश्किल है, एक तो एक और स्टडीज़ है, दूसरी ओर ट्रेनिंग सेशन है, प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा एक जो बॉन्ड होता है वो उस बॉन्ड को भी मेंटेन करना है। तो ट्रेनिंग सेशन के लिए फिर आप कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़ें? देखिए, इनके पर्सनल ट्रेनर आते हैं घर पे ही, और हमने घर पे ही इनको फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। और साथ में इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए ट्रेनिंग के टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए, अम्यूज़मेंट के लिए भी, शेरिल के लिए चीज़ें रहें वहाँ पर। तो हम कोशिश करते हैं कि इंजॉय करें। और शी इज़ हरसेल्फ सो मच बॉडी। तो घर पे भी कुछ आपने ऐसे इक्विपमेंट्स? हाँ जी, हमने घर में इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। प्रॉपर हमारा एक जिम है जिसमें शेरिल के स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग कर सकें। और उनके पर्सनल कोच आते हैं, मिस्टर विकास आते हैं, और वो प्रॉपरली गाइड करते हैं इनको कि किस तरह से किया जाए, और बहुत ही ईजी और इंजॉयबल मैनर के अंदर ये सब होता है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, वो ये कि अब आगे की प्रिपरेशन क्या है और क्या टारगेट है? आगे की प्रिपरेशन तो एशियन गेम्स में मेडल लाना है, गोल्ड ही लाना है, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने वाला है, लेकिन
डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है और फोकस रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे साथ शेरिल, नेशनल प्लेयर, अंडर 15 कैटेगरी में प्ले करती हैं, कई सारे मेडल्स ऑलरेडी जीत चुकी हैं। शुरुआत होती है एक शौक से और शौक हॉबी में कन्वर्ट होता है, और हॉबी किस तरह से आज न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम रोशन कर रही है, स्टेट में इनका नाम रोशन कर रही है, बल्कि नेशनल लेवल पर भी एक अच्छी प्लेयर बनकर के ख्वाहिश है इनकी एशियन गेम्स में जाके परफॉर्म करना और वहाँ पर मेडल लेकर के आना। तो देखिए, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये शुरुआत है, ये आगाज़ है, और इस आगाज़ का जो अंत होगा वो बहुत ही बुलंद होगा। फिलहाल शेरिल, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तोमर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।